नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, हम आधुनिक भारत का इतिहास जानने के लिए जिसमें हम प्रमुख रूप से ब्रिटिश शासन के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि मुख्यतः 1757 से 1947 तक माना जाता है। इस काल में जो प्रमुख आधिकारिक प्रकाशक यानी एडमिनिस्ट्रेटर हुए हैं, जिनको गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में हम जानते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और पिछली 4 कक्षाओं में हमने गवर्नर जनरल के बारे में जाना, उनके कार्यकाल में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं और जो भी नए इनिशिएटिव उन्होंने लिए थे उसके बारे में हमने अध्ययन किया। जो कि हम जानते हैं कि 1858 में जब ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से क्राउन यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया था, उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू जो गवर्नर जनरल की पद थी उसको नाम चेंज करके वायसराय की पदवी दे दी गई थी। उसी सीरीज में हम वायसराय को पढ़ेंगे, क्योंकि वायसराय की पद जो था वो 1858 से 1948 तक रहा था। उसी सीरीज में ये भाग 1 है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिले। और जो भी दोस्त आपके इस फील्ड से प्रिपरेशन से जुड़े हुए हैं, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कंपटीशन से, उनमें जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से बेनिफिट हो सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 1। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो 1858 के बाद जो गवर्नर जनरल की पद थी, ये पदवी थी, उसको नाम चेंज करके वायसराय कर दिया था। क्योंकि 1857 और 1858 के बीच में जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो उसके उपरांत जब 1858 में जो ब्रिटिश इंडिया का शासन क्राउन के हाथ में, महारानी के हाथ में चला गया, तो उन्होंने लॉर्ड कैनिंग को वायसराय के पद पर नियुक्त किया और वो पहले वायसराय थे। तो जो 1858 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक इस पद पर रहे, तो उनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ये 1856 से 1858 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे थे, जैसा कि अभी डिस्कस किया। और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या पहले वायसराय कौन थे। ब्रिटिश संसद द्वारा 1858 में पारित अधिनियम द्वारा इसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। जैसा कि हमने पढ़ा था कि विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान, जिनका कार्यकाल अवधि थी 1828 से 1835 ईस्वी के मध्य थी उनका कार्यकाल, उसी कार्यकाल के दौरान एक विधि आयोग आया था जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे 1834 ईस्वी में। उन्होंने जो फाइनल रिपोर्ट दी और कोडिफिकेशन किया लॉ का, तो उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट करी वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान ही सबमिट करी थी। और उसी के तहत सिविल प्रक्रिया कोड, जिसे हम आज सीपीसी बोलते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि 1859, और भारतीय दंड संहिता, जिसे इंडियन पेनल कोड बोला जाता है, 1860, और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1861 को तैयार किया उसी विधि आयोग के तहत लॉर्ड मैकाले ने। और रिपोर्ट जो है ना, फाइनल ये ड्राफ्ट जो है ना, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान ही तैयार किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान ही लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की, जैसा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और 1857 के विद्रोह के पश्चात पुनः भारत पर अधिकार करके मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जो बर्मा के नाम से उसकी राजधानी हुआ करती थी, रंगून। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही प्रसिद्ध भारतीय इतिहास नील विद्रोह हुआ था, जो कि भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। नील विद्रोह जो 1859 और 1860 ईस्वी में होता है, जिसे इंडिगो रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो इंडिगो रिवोल्ट और नील विद्रोह है, उसके प्रमुख नेता, इनके बारे में काफी पूछा जाता है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। बेसिकली ये जो इंडिगो प्लांटर थे यूरोपियन, उनको एक्सप्लॉयटेशन करते थे वहाँ के लोगों का नील उगाने के लिए। उसी के अगेंस्ट जो है ना इन लोगों का विद्रोह था, उसी को ही नील विद्रोह या इंडिगो रिवोल्ट के नाम से जानते हैं। इसका टाइम पीरियड बहुत महत्वपूर्ण है, 1859 और 1860 के बीच में ये हुआ था। 1861 को भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही पारित हुआ था। इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 आया था, यह भारतीय परिषद अधिनियम, उसको एक स्टेप माना जाता है ब्रिटिश इंडिया में कि उसने
डिसोल्यूशन ऑफ पावर को प्रमोट किया था, मतलब जो लॉ बनाने के अधिकार थे वो प्रांतों को भी वापस कर दिए गए थे। 1857 में भारतीय विद्रोह के मद्देनजर 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के यूरोपीय फौज के विघटन में व्हाइट विस्फोट हुआ था। बेसिकली एक व्हाइट म्यूटनी हुई थी और उसका रीजन था जो यूरोपियन सैनिक थे उनके बीच में कुछ मतभेद हो गया था, जिसे कोई व्हाइट म्यूटनी के नाम से जाना जाता है, और वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाइट म्यूटनी या व्हाइट विस्फोट जो है ना, जिनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, उनका गवर्नर जनरल या वायसराय का नाम क्या है? तो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पर। ये उनके टाइम पीरियड में हुआ था व्हाइट म्यूटनी। 1861 तक भारत में ब्रिटिश नियंत्रण संचालन के तहत दो अलग अलग सैन्य बल थे। इसमें से एक ने ब्रिटिश सेना की उन इकाइयों को शामिल किया गया था जो भारत में कर्तव्य के तौर पर सेवा प्रदान करते थे, और दूसरी क्वीन की सेना के रूप में जाना जाता है। इन्हीं दोनों के मध्य कुछ विवादों के तहत ये व्हाइट म्यूटनी हुई थी। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान, जिनका कार्यकाल अवधि 1858 से 62 ईस्वी तक थी, एज ए वाइसराय, आयकर पहली बार लागू किया गया 1858 ईस्वी में, और बजट भी पहली बार आया 1860 ईस्वी में। तो ये जो महत्वपूर्ण कार्य हुए वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान हुए। सबसे पहले जो इनकम टैक्स की शुरुआत हुई 1858 ईस्वी में, और जो बजट बनता है फाइनेंशियल बजट, वो 1860 ईस्वी में उसकी शुरुआत हुई थी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान। इस तरीके से हमने लॉर्ड कैनिंग के बारे में जाना, उनके जो कार्यकाल था 1858 से 62 ईस्वी तक एज वाइसराय, उसके बारे में जाना, और कौन कौन सी प्रमुख बिंदु थे उनके कार्यकाल के दौरान, उनके बारे में एक प्रकाश डाला। तो नेक्स्ट जो वाइसराय हुए उनके बारे में जानते हैं। उनका नाम था लॉर्ड एल्गिन, जो 1862 से 63 ईस्वी के मध्य रहे, केवल 1 साल। लॉर्ड एल्गिन ने वहाबी आंदोलन को समाप्त किया था। ये बेसिकली पश्चिमोत्तर प्रांत जो थे, नॉर्थ वेस्ट जो एरिया था इंडिया का, उस समय कबालियों का विद्रोह को बोला जाता है वहाबी विद्रोह। बेसिकली इसकी शुरुआत पटना के आसपास हुई थी, और ये इस्लामिक पुनरुत्थान आंदोलन था, और इसका मूल उद्देश्य था जो इस्लाम में जो बदलाव हो रहे थे उसकी निंदा करना। इसका प्रमुख रूप से ये एम था, और इसका नेतृत्व किया था सैयद अहमद बहलवी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद बहलवी ने किया था। लेकिन यह आंदोलन 1830 के बाद सक्रियता और 1857 के विद्रोह के मद्देनजर ये सशस्त्र विद्रोह में बदल गया था। बेसिकली इन्होंने अपना मोटिव बनाते अंग्रेजों के खिलाफ एक जिहाद बनाना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था, वहाबी आंदोलन, जो लॉर्ड एल्गिन के टाइम पीरियड में हुआ था, जिनका कार्यकाल अवधि थी 1862 से 63 ईस्वी के मध्य। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे वहाबी के बारे में, तो वहाबी का बेसिकली जो सोर्स था, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो रोहिलखंड रीजन था। उसके बाद काबुल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल, सेंट्रल प्रोविंस वगैरह में इसको स्प्रेड हो गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय बनाया गया था वो सिताना, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसे बोलते हैं पश्चिमोत्तर प्रोविंस के नाम से जाना जाता है, उस सिताना नामक एक जगह थी, वहां पर इसका मुख्यालय बनाया गया था। और दो इसके और अन्य जो लीडर हुआ करते थे वो विलायत अली और इनायत अली और भी थे, जो इस विद्रोह से जुड़े हुए थे। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने वहाबीज को देशद्रोही और विद्रोहियों के रूप में करार दिया गया था, और वहाबीज के खिलाफ व्यापक सैन्य अभियान चलाए थे। 1870 के बाद इस आंदोलन को पूरी तरह दबा दिया गया था। अंग्रेजों ने भारतीय दंड संहिता 1870 में देशद्रोही शब्द को पेश किया गया था, जो भारतीय कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष उत्पन्न करता है, उसके खिलाफ ये देशद्रोही का कानून लगाया जाता है। तो ये सबसे पहले भारतीय दंड संहिता 1870 में ये शब्द को इस्तेमाल किया गया था, जो आज बहुत ही पॉपुलर है। ये जो लॉर्ड एल्गिन के टाइम पे हुआ था, जिनका कार्यकाल अवधि 1862 से 63 ईस्वी के मध्य थी, ये बहुत पॉपुलर हुआ था देशद्रोही शब्द, और फाइनली 1870 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता में इसको इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट वाइसराय जो हुए हैं वो सर जॉन लॉरेंस हुए, जिनकी कार्यकाल अवधि थी 1864 से 1869 ईस्वी के मध्य। जॉन लॉरेंस अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया था उन्होंने। बेसिकली उनके पश्चात जो 3 और 4 गवर्नर जनरल या उनसे पहले भी थे, वाइसराय, उन्होंने हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया था और स्वाभाविक निष्क्रियता की नीति अपनाई थी, जिनमें से लॉर्ड एल्गिन का नाम आता है, जो 1862 से 63 ईस्वी के मध्य रहे।
लॉर्ड लॉरेंस, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो 1864 और 69 ईस्वी के मध्य रहे, और लॉर्ड मेयो 1869 और 1872 ईस्वी के मध्य रहे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो 1872 से 76 ईस्वी के मध्य रहे, इन्होंने मुख्य रूप से एक स्वाभाविक निष्क्रियता की नीति का पालन किया। बेसिकली इसमें वो किसी भी राज्य से, किसी भी प्रांत में जो है इंटरफेरेंस की नीति का पालन नहीं किया, और जो जैसा चल रहा था वैसा ही इन्होंने चलना दिया, इसलिए निष्क्रियता की नीति बोलते हैं। इस अवधि के दौरान ब्रिटिश नीति का मुख्य उद्देश्य चीजों को चुपचाप होने देना था, और ये लॉर्ड लिटिन के फॉरवर्ड पॉलिसी के विपरीत था। लॉर्ड लिटिन जो इसके बेसिकली लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बाद वायसराय बने थे, 1876 से 1880 के मध्य उनका कार्यकाल था। उन्होंने जो है ना फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, और वो उस चीज के लिए जाने जाते हैं। चलिए जो सर जॉन लॉरेंस के बारे में और जान लेते हैं, उनके कार्यकाल के बारे में। सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में यूरोप के साथ दूरसंचार व्यवस्था कायम की गई, और 1869-70 के ईस्वी में ये कायम की गई थी। जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। वह पीटर हेप, जो शिमला में वायसराय का आधिकारिक निवास के रूप में उपयोग करने वाले पहले वायसराय थे। बेसिकली जो शिमला है वहां पर एक पीटर हेप नाम का आधिकारिक निवास स्थान बनाया गया था। इसमें सबसे पहले निवास करने वाले जो वायसराय हुए वो जॉन लॉरेंस थे, जिनकी कार्यकाल अवधि 1864 से 69 ईस्वी के मध्य थी। भूटान का युद्ध जो 64-65 के मध्य लड़ा गया था, 1864-1865 के मध्य, वो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में ही लड़ा गया था। और ये भूटान युद्ध, जिसे दुआर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम्स में दोनों के बारे में पूछा जाता है, भूटान युद्ध या दुआर युद्ध। तो भूटान की सेना हार गई थी, और फाइनली 1865 ईस्वी में सिचु की संधि के द्वारा भूटान युद्ध का समापन हुआ था। और ब्रिटिश ने इस युद्ध के बाद जो कुछ पासेस थे जो असम में खुला करते थे, उन पासेस पर अधिकार कर लिया था, और ये भूटान युद्ध समाप्त हुआ था 1865 ईस्वी में सिचु की संधि। और ये जॉन लॉरेंस का कार्यकाल था 1864 और 1869 ईस्वी के मध्य। सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल के दौरान ही एक उड़ीसा का अकाल हुआ था 1866 ईस्वी में, और उसी अकाल को जो है ना एक्सप्लोर करने के लिए, उसके रीजन को जानने के लिए सरकार ने हेनरी कैम्पबेल के तहत एक अकाल आयोग की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनरी कैम्पबेल जी ने जो एक अध्यक्ष थे अकाल आयोग के, वो किसके कार्यकाल के दौरान आए थे? तो जॉन लॉरेंस के कार्यकाल के दौरान आए थे, जिनका कार्यकाल अवधि थी 64 से 69 ईस्वी के मध्य। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जोर दिया गया था उसी समय पर। बेसिकली उसका जो आउटकम आया उस अकाल आयोग ने, उन्होंने बोला था कि जो बेसिक एमिनिटीज है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनको जो है ना बढ़ाया जाए, बुनियादी ढांचों का विकास किया जाए, तो इस अकाल से बचा जा सकता है। 1868 ईस्वी में पंजाब और अवध का काश्तकारी अधिनियम आया, टीनेसी एक्ट ऑफ पंजाब एंड अवध। ये जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में आया था, और भारतीय वन विभाग जो है ना, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान इसका गठन हुआ था, जॉन लॉरेंस के कार्यकाल के दौरान ही। और उनका कार्यकाल अवधि थी 1864 से 69 ईस्वी के मध्य। दोस्तों नेक्स्ट वायसराय जो हुए हैं लॉर्ड मायो, जो इनका कार्यकाल अवधि थी 1869 ईस्वी से 72 ईस्वी के मध्य, उनके बारे में जानते हैं। मायो के कार्यकाल में ही भारतीय सांख्यिकी बोर्ड, जिसे स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोला जाता है, उसका गठन हुआ था, जिसका अभी प्रेजेंट में जो है ना, जो मुख्यालय कोलकाता में है। तो मायो के कार्यकाल में ही उसका गठन हुआ था। कृषि और वाणिज्य विभाग नए विभाग बने थे, वो लॉर्ड मायो के कार्यकाल के दौरान ही बने थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, कृषि और वाणिज्य विभाग किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल अवधि के दौरान बने थे? मायो के कार्यकाल में सर्वप्रथम जनगणना स्टार्ट हुई थी। बेसिकली इनके कार्यकाल में स्टार्टिंग हुई थी, और बहुत ही छोटे तरीके से जनगणना हुई थी, और वो सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में हुई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है। इन्होंने ही कृषि और वाणिज्य के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की, जैसे हमने पढ़ चुके हैं। और लॉर्ड मायो की हत्या हुई थी ब्रिटिश भारत में, और 1872 ईस्वी में वो अंडमान गए थे। वहां की जो जेल थी सेल्यूर जेल, उसका निरीक्षण करने के लिए वहां पर एक कैदी हुआ करता था, पठान शेर अली, उसके द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड मायो के कार्यकाल के दौरान ही युवा राजपूत राजाओं को शिक्षा देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया गया था, और उस कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल जो बने थे वो कर्नल सर ओलिवर सेंट जॉन बने थे। तो मेयो कॉलेज की स्थापना
ऑब्वियसली ने जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुई थी। इनकी कार्यकाल अवधि 1869 से 72 ईस्वी के मध्य थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, जिसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बोला जाता है। ये बेसिकली जेल सुधारों से रिलेटेड थी और जेल सुधारों में लॉर्ड मायो ने विशेष रुचि ली थी। इसी वजह से ये एक्ट लेके आए थे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बोलते हैं। और इन्होंने ही स्टेट रेलवे यानी राज्य रेलवे की शुरुआत की थी। तो लॉर्ड मायो की कार्यकाल से जुड़े जो वायसराय थे 1869 और 72 ईस्वी के मध्य रहे, उनसे जुड़े कुछ प्रमुख बिंदुओं पर हमने प्रकाश डाला। नेक्स्ट वायसराय हुए लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो 1872 से 76 ईस्वी के मध्य रहे थे। नॉर्थब्रुक ने ही 1875 ईस्वी में बड़ौदा के शासक गायकवाड़ को पद से हटा दिया था और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ही प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड तृतीय की भारतीय यात्रा हुई थी, जो 1875 ईस्वी में संपन्न हुई थी। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एडवर्ड तृतीय जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, उनकी भारत यात्रा कब हुई थी और किसे कार्यकाल के दौरान हुई थी। अपने कार्यकाल के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स ने मैक्स मूलर द्वारा अनुवादित मैक्स मूलर ने अनुवाद किया था ऋग्वेद का, उसको जो भारतीय प्रधान थे, बेसिकली इंडियन प्रिंसली स्टेट के जो प्रिंस थे, उनको ये गिफ्ट के रूप में दी थी। काफी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ऋग्वेद की एक कॉपी जिसको मैक्स मूलर ने उसका ट्रांसलेशन या अनुवाद किया था। नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। बेसिकली जो कूका आंदोलन, जिसको नामधारी आंदोलन भी बोला जाता है, उसकी स्थापना जो है 1840 में ही हो गई थी और उसकी स्थापना की थी जिनका नाम था भगत जवाहर मल या बालक सिंह के नाम से भी वो जाने जाते थे और उनको सियाह साहब भी बोला जाता था। तो ये प्रमुख नाम है सियाह साहब, बाबा राम सिंह, जो कोका आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसकी स्थापना 1840 में हो गई थी, लेकिन ये जो प्राइम फोकस पर आया और बहुत ही एक एग्रेसिव रूप ले लिया था, वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पर 1870s के आसपास जो है ना, इसने बहुत ही एक एग्रेसिव रूप लिया था। और फाइनली 1872 ईस्वी में इनके लीडर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, बाबा राम सिंह, जिन्होंने इस लीडर को बहुत ही एग्रेसिव तरीके से प्रेजेंट किया था, इनको रंगून में डिपोर्ट कर दिया गया था। वो हुआ था 1872 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल के दौरान। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई थी कि भारतीय मौसम विभाग, जिसके बारे में हम आज जानते हैं कि वो डिफरेंट जो साइक्लोन्स और जो मौसम की जानकारी देता है, इस समय भारतीय मौसम विभाग का एक्चुअली स्थापना 1875 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम पे हुई थी, जिनका कार्यकाल अवधि थी 72 से 76 ईस्वी के मध्य। बेसिकली इसका स्थापना टाइम था वो 15 जनवरी 1875 ईस्वी को कोलकाता में सबसे पहले स्थापित किया गया था। इसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है उसको शिमला में ट्रांसफर कर दिया गया और कुछ समय बाद पुणे में भी ट्रांसफर किया और फाइनली इसका स्थानांतरण इसके हेडक्वार्टर का नई दिल्ली में कर दिया गया और इस समय इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। तो भारतीय मौसम विभाग 1875 ईस्वी में बना था नॉर्थब्रुक के कार्यकाल के दौरान। जैसे हमने पढ़ा था कि लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान इनकम टैक्स का लागू किया गया था और बजट भी आया था 1860 ईस्वी में। तो उस इनकम टैक्स या आयकर का उन्मूलन कर दिया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने, क्योंकि उस समय वो काफी लोकप्रिय हो गया था और लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने इसको समाप्त कर दिया गया था। इस तरीके से हमने आज कुछ प्रमुख वायसरायज के बारे में स्टडी किया, उनके कार्यकाल के अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे और जाने से पहले आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच में शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि वो भी इस लेक्चर का फायदा उठा सके, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके। धन्यवाद।